बच्चों, तो भाई ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, हाँ, इसमें जो टॉपिक चल रहा है देखो, हिमेटिनिक हमने पढ़ लिया, एंटीकोगुलेंट पढ़ लिया और एंटी प्लेटलेट्स आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक और बचेगा थ्रोम्बोलिटिक, इसको हम कल पढ़ेंगे। फाइनली कल ये चैप्टर खत्म। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले वो बता देना मुझे, राइट। तो भाई एंटी प्लेटलेट्स, अब देखो बहुत ध्यान से समझो ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं। देखो हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड आप लोगों को पता है कि अगर ब्लड की बात की जाए तो किन चीजों से मिलकर बना है, तो ब्लड मिलकर बना है भाई प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से, या कह सकते हो प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना है, राइट। तो प्लाज्मा हो गया एक, और दूसरा पार्ट हो गया ब्लड सेल्स का। अब ब्लड सेल्स की अगर बात की जाए तो ब्लड सेल्स हमारी तीन चीजें, तीन तरह की सेल्स हैं। जैसे आपकी आरबीसी हो गई, राइट, जो आपकी लगभग 44% आपके खून में है, रेड ब्लड सेल्स 44%, राइट। फिर बात करो डब्ल्यूबीसी की, भाई रेड ब्लड सेल्स इसलिए कि रेड पिगमेंट है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए कैसी है डब्ल्यूबीसी, मीन्स इनको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इनका भी परसेंटेज कितना है हमारे ब्लड में 1%, 1%। तीसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स, और ये भी हमारे ब्लड में 1% रहती हैं। ये जो प्लेटलेट्स रहती हैं यही रेस्पॉन्सिबल होती हैं कहीं पे भी अगर कट जाए, मान लिया अभी यहीं पे ये पेन घुस जाए यहां पे, तो क्या यहां से खून निकलने लगेगा। आप देखो थोड़ी देर के लिए आप इसको पकड़ लो, थोड़ी देर के लिए आप पकड़ लो और फिर हटाओ हाथ, यहां पे क्लॉट बन जाता है। इस पकड़ने से क्या होगा? पकड़ने से क्या कोई क्लॉटिंग एजेंट हमारे हाथ में लगा है? क्लॉटिंग एजेंट तो कोई है नहीं हमारे हाथ में। फिर क्या होगा? होगा ये कि जो ब्लड फ्लो से बह रहा है, देखो रोकने की कोशिश उसको किया जाएगा। ये जो हमारी प्लेटलेट्स हैं इनका एग्रीगेशन हो जाता है कहीं पे भी। मान लिया ये भाई यहां पे, जैसे ये सपोज करो सेल वॉल है ना, यहां पे एक कट लग गया, जैसे ही कट लगेगा ब्लड का यहां पे वेसोडाइलेशन हो जाएगा। वेसोडाइलेशन होने से ज्यादा ब्लड यहां आएगा, ब्लड के साथ आएंगी प्लेटलेट्स, ब्लड की प्लेटलेट्स, और यहां पे एक प्लग बनाने की कोशिश करेंगी। ठीक, ये फ्लो ज्यादा होगा तो ये बहता जाएगा, प्लेटलेट्स भी बहती जाएंगी, खून का लॉस होता जाएगा। हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ उस खून को रोक ले रहे हैं, उंगली लगा के ये जो फ्लो है यहां पे हम फ्लो को रोक देते हैं, जिससे होगा क्या, जो इधर से ब्लड प्लेटलेट्स आ रही हैं उनके एग्रीगेट होने का उनको समय मिल सके। फिर होगा क्या, वो अपना एग्रीगेट करके एक प्लग बना लेंगी। जब प्लग बना लेंगी, ठीक, तो वहां पे एक फाइब्रिन प्रोटीन है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगी जो कि इनसॉल्युबल हो जाएगा। फाइब्रिनोजन क्या सॉल्युबल प्रोटीन होती है, उसके साथ मिलके उसको एक्टिवेट करके फाइब्रिन इनसॉल्युबल बना लेगी। और जब ये वो फाइब्रिन, वो प्रोटीन क्या करेगा, वो कुछ और नहीं, इसको बांध देगा। वो जो प्रोटीन है वो इन प्लेटलेट्स को बांध देगा मींस टाइट कर देगा कि अब एक प्लेटलेट निकल के जाएगी नहीं। ये एक पूरा क्या हो गया, पूरा एक सिस्टम बन गया है। अब ये सिस्टम यहीं पे आके फंस जाएगा। कहां पे? जहां पे वो होल हुआ था, जहां से ब्लड जा रहा था, वहां पे आके ये एक इनसॉल्युबल सरफेस बना लेगा, रफ सरफेस बना लेगा, जिसको हम धीरे धीरे क्या बोलते हैं, पपड़ी टाइप की बोलते हैं ना, ब्लड क्लॉट हो जाता है। यही फाइनली वो इनसॉल्युबल है मेटल जो ब्लड क्लॉट हो गया। ठीक, तो ये तो बात हो गई एक सिंपल क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्लॉटिंग कैसे हुई, राइट। अब यहां पे टॉपिक है हमारा एंटी प्लेटलेट एजेंट। एंटी प्लेटलेट एजेंट, इसका क्या काम है? देखो यूजुअली क्या होता है, जैसे सपोज करो ये ब्लड वेसल है, राइट। अब ब्लड वेसल है, यहां पे किसी तरह से कोई एथरोमा या कह लो कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गया, ब्लड के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास मस्त है ना। अभी भी ब्लड के साथ प्लेटलेट्स भी हैं, क्या है, ब्लड सेल्स भी हैं, ये भी फ्लो हो रही हैं बराबर। बात को समझो, ठीक। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो
क्लॉट है या एथरोमा है या प्लेक है या कोलेस्टेरॉल कह सकते हो, बैड कोलेस्टेरॉल, इसका जो डिपोजिशन है ये इतना ज़्यादा हो गया कि अब ब्लड फ्लो करने की जगह बहुत कम बची, राइट। तो ब्लड पतला पतला प्लाज्मा तो निकल गया भाई आगे, लेकिन जो ब्लड की सेल्स हैं ये यहीं फंस गई, 2-4 फंसी, उसके बाद फिर ब्लड ने प्रेशर मारा और इधर आ गई, निकल गई आगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर फंसी, है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये प्लेटलेट्स हैं और फंसते फंसते धीरे धीरे करके एग्रीगेशन इनमें शुरू हो जाएगा और एग्रीगेशन जब हो जाएगा तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड आगे नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो इस्चीमिया हो जाएगा, फिर पेन होना शुरू करेगा, जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, दर्द होगा, सीने में दर्द उठेगा जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। फिर भी अगर अनट्रीटेड रहा तो हार्ट अटैक आएगा जिसको हम मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बोलते हैं। फिर और ज्यादा गहरा हो गया तो कार्डियक हार्ट फेल्योर हो जाएगा जिसको हम कार्डियक कोलैप्स भी बोलते हैं। मीन्स अल्टीमेटली हार्ट की क्षमता नहीं रह जाएगी कि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप कर पाए। ठीक, ये प्रॉब्लम आती है अगर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो गया। फिर मैं कहूंगा कि हम तो पढ़ रहे हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट, तो यहां पे ये प्लेटलेट एग्रीगेशन का क्या काम, बेसिकली पढ़ने का पॉइंट ही यही है कि जो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स हैं इनका एक ही काम होता है कि ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती हैं। प्लेटलेट्स कहीं जाके जमावड़ा ना बना पाए, कहीं जाके प्लग ना बना पाए, कहीं जाके क्लॉट ना बना पाए, चाहे वेन में हो, चाहे पल्मोनरी सिस्टम में हो, चाहे हार्ट सिस्टम में हो या किसी भी पार्ट में जाके ये क्लॉट ना बनाए, प्लग ना बना पाए। इसीलिए हम देते हैं एंटी प्लेटलेट्स एजेंट। ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकती हैं। बस इतना समझो कि जो बॉडी के अंदर क्लॉट बन जाते हैं ये बनने नहीं देते एंटी प्लेटलेट एजेंट। एंटी कोगुलेंट एजेंट का कह सकते हो एक तरह से, कुछ हद तक उसी तरीके से काम करते हैं, राइट। तो भाई बात करते हैं, चलो शुरू करते हैं एंटी प्लेटलेट। वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस बनना, थ्रोम्बस मतलब क्लॉट बनना, है ना। कोई ढीला टाइप का, कोई कंकड़ टाइप का जैसे ब्लड में आ जाए और कहीं फंस जाए तो आगे ब्लड ना सर्कुलेट होने देना, तो ये जो कंकड़ है, ये जमावड़ा है, किसका, ये प्लेटलेट्स का है। थ्रोम्बस बन गया, इनिशिएटेड बाय किससे, प्लेटलेट एडेशन एंड एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक चिपक के बड़ी हो जाती हैं, ठीक, एक नॉट टाइप की बन जाती हैं, इस तरह का बन जाता है एग्रीगेशन से, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक, अब प्लेटलेट्स क्या करेंगी, स्टिक हो जाएंगी, कहीं पे भी ब्लड वेसल है, डैमेज हो गई तो यहीं पे स्टिक हो जाएंगे, स्टिक होके क्लॉट बना लेंगी। ठीक है, दे स्टिक ईच अदर, रिलीज द एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। स्टिक अच्छी तरीके से हो जाए इसमें हेल्पफुल होता है कौन, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं एडीपी, राइट। यानी यहां पे एनर्जी लगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बना, मींस यहां फास्फोराइलेशन हुआ, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर गया तभी तो एडीपी बना जी। एंड और क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोक्सेन। ये थ्रोम्बोक्सेन क्या होता है, ये याद करो जब हमने पढ़ाया था नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, तो मैंने वहां समझाया था इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के बारे में, कौन कौन से, थ्रोम्बोक्सेन पढ़ाया था मैंने, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ाई थी मैंने, राइट। ये सब क्या थे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स थे। कॉक्स इनहिबिटर्स हम देते थे इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, राइट। तो यहां से क्या, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जब कहीं कुछ कट लग जाता है। ठीक, जब कट लग जाता है तो एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, थ्रोम्बोक्सेन के रिलीज को। जब ये रिलीज होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, राइट। दिस प्रमोट फर्दर एग्रीगेशन एंड ऑल्सो फाइब्रिन फॉर्मेशन। तो जब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इट मींस वहां पे प्लेटलेट्स ज्यादा चाहिए। जब प्लेटलेट्स ज्यादा पहुंचेंगी तो एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, जिसकी वजह से फाइब्रिन, इनसॉल्युबल फाइब्रिन बन जाएगा, ठीक, जिसको ब्लड क्लॉट बोलते हैं, राइट। अब ब्लड क्लॉट ये तो नॉर्मल फिनोमेना हुआ। अब ड्रग्स क्या करती हैं, ये जो प्रॉब्लम बताई मैंने, इसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग दी जाती है एंटीप्लेटलेट्स। ड्रग कौन सी, एंटीप्लेटलेट ड्रग कौन सी थी, ड्रग्स विच इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन इज नोन एज एंटीप्लेटलेट ड्रग्स।
सब चीज़ों का सार एक। जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, क्लॉट कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनते हैं, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, उन सब के इलाज के लिए हम एंटी प्लेटलेट्स ड्रग देते हैं। तो ऐसा नहीं कि एंटी प्लेटलेट्स ड्रग जो है प्लेटलेट्स ही नहीं बनने देंगी, उनके एग्रीगेशन को रोकेंगे। देखो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। इनहिबिट एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या करती है? इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। ध्यान से समझना पॉइंट्स को। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इसेंशियल स्टेप फॉर्मेशन ऑफ हीमोस्टैटिक प्लग। अगर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं होगा तो बॉडी में हीमोस्टैटिक कंडीशन नहीं बन पाएगी। कहीं कट लग जाएगा तो ब्लड आपका पूरा बह जाएगा, क्लॉट हो ही नहीं पाएगा अगर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं होगा। तो यह भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है और एग्रीगेशन होना भी चाहिए, राइट, ताकि हीमोस्टैटिक कंडीशंस मेंटेन रहें। बट किसी किसी केस में जब एग्रीगेशन ज्यादा हो जाता है तो वहां पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो प्रॉब्लम ना होने पाए इसीलिए एंटीप्लेटलेट ड्रग देते हैं। ठीक है। प्लग एट द साइट ऑफ द वेस्कुलर इंजरी, तो हीमोस्टैटिक प्लग बन जाता है कहीं पे भी अगर वेस्कुलर इंजरी हो जाती है, कहीं से भी खून बहने लगता है। These drugs have their role in some pathological condition where the formation of the hemostatic plug to be prevented। बहुत सारी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है जहां पे जैसे हिमोराइड्स वगैरह हुआ, पेप्टिक अल्सर्स वगैरह हुए, कि जब ब्लड की ब्लीडिंग चालू हो जाती है, अगर वहां पे अगर इस तरह का हीमोस्टैटिक प्लग ना बन पाए तो फिर क्या होगा? ब्लड लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, राइट। अब क्लासिफिकेशन की बात करें एंटीप्लेटलेट्स ड्रग की। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, याद करो जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेशन का एहसास कब होगा? फील कब आएगी? फील कब आएगी? कहीं पे मान लिया आपको पिन चुभ गई, यहां पे पिन चुभी, ठीक, तो होगा क्या? सबसे पहले यहां पे रेड हो जाएगा। पिन चुभेगी तो ध्यान रखो, या कोई खींच के झापड़ मार दे तो क्या होगा? टिश्यू डैमेज हो गए, होगा क्या? यहां पे रेडनेस आ जाएगी। रेडनेस के साथ क्या होगी? यहीं पे स्वेलिंग हो जाएगी। छू के देखोगे टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। थोड़ी देर बाद यहीं पे पेन सेंसेशन होगा कि नहीं होगा? ये सब सेंसेशन, ये सब क्यों होता है? क्योंकि जहां टिश्यू डैमेज हुआ किसी भी तरीके से, चाहे पिन चुभा लो, दांत काट लो, किसी को चाकू भोंक दो पेट में, गोली लग जाए, झापड़ मार, कुछ कर लो, अल्टीमेटली टिश्यू डैमेज होना चाहिए। टिश्यू डैमेज होगा तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये कुछ और नहीं है, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, दीज आर द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, राइट। जैसे कि एस्प्रिन। अब अगर ये मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे तो ये सारे सिम्टम नहीं होंगे, ना रेडनेस होगी, ना स्वेलिंग आएगी, ना टेम्परेचर बढ़ेगा, ना तो पेन का सेंसेशन होगा, राइट। तो अगर इन्फ्लेमेशन होता है तभी तो जाके प्लेटलेट्स वहां जाती है कि भाई वहां पे आतंक, वहां पे अटैक हो गया, वहां ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो वहां पे जाके हम प्लग बना ले तो ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स वहां पहुंच जाएंगी। अब अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं रिलीज होगा तो प्लेटलेट्स को पता ही नहीं चल पाएगा कि वहां पे प्रॉब्लम है, वहां जा ही नहीं पाएंगी, राइट। फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, जिसको बोलते हैं डाइपिरिडामोल, एडीपी एंटागोनिस्ट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो क्या करते थे? प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ावा देते थे। इसका एंटागोनिस्ट दे दो तो बढ़ावा नहीं दे पाएंगे, जिसको क्या है? टिक्लोपिडीन, ओके, क्लोपिडोग्रेल और प्रेसुग्रेल, ये ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें जो ड्रग्स हैं आपकी एप्सिक्सीमैब और इप्टीफिबेटाइड और टाइरोफिबैन, ये जो ड्रग्स हैं, ये क्लासिफिकेशन है इतनी कैटेगरी में, ये सिर्फ इतनी ड्रग्स के बारे में जान लो, ये सिलेबस खत्म है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शुरू करते हैं कहां से? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर से। प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने बताई दिया आपको कि एस्प्रिन क्या करता है? ये इनएक्टिवेट, एस्प्रिन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या करेंगे? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को ही नहीं रिलीज होने देंगी, मींस कॉक्स इनहिबिटर है, साइक्लोऑक्सीजनेज को ही इनहिबिट कर देंगी, जिससे कि हमारे थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं रिलीज होंगे, जिससे कि हमको कहीं पे भी प्लेटलेट सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। ओके, प्लेटलेट्स इनएक्टिवेट द प्लेटलेट्स, है ना। एस्प्रिन क्या? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम इरिवर्सिबली, साइक्लो एंजाइम जो कॉक्स है, जिसको हमने पढ़ा था वहां पे कॉक्स,
राइट, इसको इनहिबिट कर देते हैं। इसको इनहिबिट होने से क्या, थ्रोम्बोक्सेन और प्रोस्टाग्लैंडिन हाई डोज पे इनहिबिट हो जाएंगे। अगर किसी को थ्रोम्बोक्सेन ही सिर्फ और सिर्फ थ्रोम्बोक्सेन रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को रोकना है तो सिर्फ और सिर्फ एस्पिरिन की थोड़ी सी डोज देने से कॉक्स में थोड़ा सा इनहिबिशन होता है, राइट। प्लेटलेट्स लास्ट जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स रहती हैं फ्यू डेज या 7 to 10 डेज या फ्यू आवर्स, जो इनकी लाइफ स्पैन होती है किसकी, प्लेटलेट्स की, या थ्रोम्बोसाइट कह सकते हो आप इनको, राइट। तो इस पे भी फर्क पड़ता है, ये इनएक्टिव हो जाएंगी तो जल्दी डेड होना शुरू हो जाएंगी। इट इज गिवन, डोज की बात करें, डोज इसकी कितनी, 75 से 150 mg ओडी में देते हैं वंस इन अ डे, या 300 mg ट्वाइस इन अ वीक, वीक में 3 बार, वीक में 2 बार, सॉरी। इंडिकेशन कब देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मैक्सिमम डिजीज जो है इसी चीज से रिलेटेड है ना। तो किसी की भी किस प्रोफाइलैक्सिस में, किस डिजीज को ठीक करने में, किसी को स्ट्रोक आ रहा है ना, पढ़ रखा है हमने स्ट्रोक क्या होता है, शॉक क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, वहां पे हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, जिसमें है ड्रग कौन सी, डाइपिरिडामोल। फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर जिसको पीडीई इनहिबिटर या पीडीईआई, ध्यान रहे एब्रीविएशन में कई बार इस तरह पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो फिर खोपड़ी घूम जाती है कि ये तो कहीं देखे नहीं, है ना। एटेन्युएटेड प्लेटलेट एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी। ये क्या है, इसकी एक्टिविटी को घटा देते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि ये इंक्रीज कर देते हैं साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी के फॉर्मेशन को। तो एलिवेट हो जाएगा, मींस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी से, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली डैम्पेंस द साइक्लोस्केलेटल रीअरेंजमेंट इन द प्लेटलेट्स, एक्टिवेशन ऑफ द इंटीग्रिन अल्फा 2b और बीटा 3 प्लेटलेट सिक्रीशन। ये क्या है, जो है प्लेटलेट सिक्रीशन को ये घटा देती है। जब प्लेटलेट सिक्रीशन ही घट जाएगा कि कहीं पे भी जरूरत है तो हमारे पास अगर फौज ही इतनी नहीं है तो मौके पे पहुंच नहीं पाएगी, जब मौके पे सफिशिएंट पहुंच नहीं पाएगी तो वहां पे क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, मींस वहां पे एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। इट इज यूज्ड टू कॉम्बिनेशन, ये ड्रग जो है कॉम्बिनेशन में भी किसके, एस्प्रिन या वारफेरिन के साथ। अगर किसी पेशेंट में के वॉल्व में कोई प्रॉब्लम है, उसको प्रोस्थेटिक वॉल्व लगाई गई है, तो ऐसे पेशेंट को फिर हम डायरेक्ट ना देके कॉम्बिनेशन में देते हैं। फॉर प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ द थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, मींस हम क्या करते हैं, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म मींस प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बस बनाते हैं, कहीं भी इम्बोलिज्म, कहीं भी क्लॉट जाके अटक जाता है, खासकर कहां पे, हार्ट की मसल्स पे, कोरोनरी वॉल्स में या कोरोनरी ब्लड सिस्टम में, तो थ्रोम्बो इम्बोलिज्म को रोकने के लिए हम पाइरिडामोल के साथ एस्प्रिन या फिर वारफेरिन को कॉम्बिनेशन में भी देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, कितना देते हैं, ओरली गिवन डोज किसकी, डाइपिरिडामोल की 25 से लेके 100 mg तक TDS में, थ्राइस इन अ डे, राइट। साइड इफेक्ट एक बहुत माइनर सा साइड इफेक्ट होता है कि इसको लेने से थोड़ा सा हेडक की फील आती है ना, थोड़ा सा हेडक होता है। नेक्स्ट है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंटागोनिस्ट, मींस एडीपी एंटागोनिस्ट। हमने स्टार्टिंग में देखा कि एडीपी क्या करता था, ये फॉस्फोराइलेशन, एटीपी फॉस्फोराइलेशन करा के एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर गया, ठीक, बाहर गया, और ये क्या करते थे, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में मदद करते थे। जब प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता था एडीपी की वजह से तो क्लॉट बन जाता था, प्लग बन जाता था, राइट। लेकिन यहां पे क्या है, ऐसा नहीं हो रहा। यहां पे हमने दे रखा एंटागोनिस्ट, जो एडीपी को अपना काम करने से रोकेगा। मतलब एडीपी प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन कराता था, तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, एग्रीगेशन होने नहीं पाएगा तो थ्रोम्बस नहीं बनेगा और हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो इसमें ड्रग कौन सी, टाइक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रेल और प्रेजुग्रेल, राइट। दीज ड्रग्स आर इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये सारी ड्रग्स बेसिकली कौन सा इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, एक लाइन में लिखना हो, दीज आर इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। दिस इज द वन ऑफ द बेसिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दीज आर द प्रोड्रग, ये क्या है, प्रोड्रग्स हैं, और इनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, प्रोड्रग क्या इनएक्टिव ड्रग होती है और जो एक्टिव ड्रग होती है वो मेन ड्रग होती है। तो इन ड्रग की जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एडीपी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं। और एडीपी रिसेप्टर कौन से हैं, P2Y,
P2Y। ये P2Y कहाँ पे होते हैं? ये प्लेटलेट्स पे होते हैं। ये रिसेप्टर्स, जैसे सपोज करो ये प्लेटलेट्स है तो ये रिसेप्टर होते हैं P2Y, है ना। तो ये इनके साथ ये ड्रग्स जाके बाइंड हो जाती हैं, ठीक, एंड ब्रोकन देम, और इन रिसेप्टर्स को मार मार के ब्रेक कर देती हैं, जिसकी वजह से फाइनली ये एग्रीगेशन, जिस इनकी वजह से क्या है, प्लेटलेट्स एक दूसरे से इनकी वजह से स्टिक हो जाती हैं, एक दूसरे से चिपक के ये क्या क्लॉट बना लेती हैं। जब इन रिसेप्टर्स को ही ब्रेक कर देते हैं तो उनको सिग्नल नहीं मिल पाता कि अब क्या है, इकट्ठा होना, एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाएंगे। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन रिक्वायर्स द स्टिमुलेशन ऑफ एडीपी रिसेप्टर्स। प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए एडीपी रिसेप्टर का स्टिमुलेट होना, जगते रहना, प्रोवोक होना जरूरी है। और ये क्या कर रही हैं ड्रग्स, ये वहां जाके बाइंड होती हैं और उसको कूट के मार देती हैं। जब उसको मार देंगी तो क्या होगा, वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे, क्या होगा, फिर ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेड ऑफ द रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट। एग्रीगेशन नहीं होगा, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट, ठीक। द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग लास्ट एक्सक्यूज मी 5 से 7 दिन बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है, उसके बाद फिर से एग्रीगेशन चालू हो सकता है, राइट। डोज की बात करें तो टिक्लोपिडीन गिवन ओरली दिया जाता है 250 mg BD दिन में 2 बार, ठीक, 20 इन अ डे, ओके। क्लोपिडोग्रेल की बात करें गिवन ओरली 75 mg OD और 300 mg एज ए लोडिंग डोज सस्पेंडेड इन किसमें, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दिया जाता है कितना, 300। प्रेसिग्रेल की बात करें अगर हम तो गिवन ओरली डोज कितना, 10 mg OD या 60 mg एज ए लोडिंग डोज देते हैं, ठीक है। दे आर इंडिकेटेड, इंडिकेशन कब है इनका, इंडिकेशन की बात करें तो बेसिकली इंडिकेशन का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, स्ट्रोक हो गया, किसी को अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है, किसी को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हुई है, किसी की मेजर साइड इफेक्ट की बात करें, किसी को बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, कोई जीआई डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, रैसेस हो जाते हैं, हेडेक हो जाते हैं, कुछ बेसिक से साइड इफेक्ट हैं किसके, अगर एडीपी एंटागोनिस्ट आप देते हैं किसी पेशेंट को तब। नेक्स्ट आता है कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये इसमें ड्रग कौन सी है, एप्सिक्सिमैब और एप्टिफिबेटाइड और टाइरोफिबैन, है ना। ये ग्लाइकोप्रोटीन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एग्रीगेशन को ये भी क्या करते हैं, जो प्लेटलेट की सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं, और इनका रोल क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ावा देना, ओके। तो ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन सी, 2B और 3A, इनके रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर 2A और 2B और 3A ये रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेजेंट कहां, प्लेटलेट सरफेस पे, जैसे एडीपी रिसेप्टर्स होते थे, एंड हैव द रोल, सेम वैसे रोल है, और ये भी ड्रग भी वैसे करेंगी, सच एज एप्सिक्सिमैब और एप्टिफिबेटाइड और टाइरोफिबैन। ये क्या करती हैं, इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। इन रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से क्या होता क्या है, प्लेटलेट एगोनिस्ट इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन। कहने का मतलब जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता था वो एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिसेप्टर ही रिस्पॉन्सिबल थे। इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इन्हीं को इनएक्टिवेट कर दिया गया। तो एप्सिक्सिमैब की बात करें, इट इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये क्या करता है, इन जीपी ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और कॉम्प्लेक्स बना के क्या, ये इसका जो काम है, इसका जो काम करने का है कि दूसरी प्लेटलेट्स के साथ क्या है, बाइंड करके प्लग बनाए, वो नहीं बना पाता। मींस जो है एग्रीगेशन नहीं होने पाता। हाई एफिनिटी एंड स्लो डिसोसिएशन रेट। हाई एफिनिटी मतलब एक्सक्यूज मी, रिसेप्टर के प्रति चाहत बहुत है, और डिसोसिएशन रेट कम है, मतलब एक बार चिपक गया, जुड़ गया तो जल्दी छोड़ेगा नहीं उसको, मींस जल्दी ये रिवर्सिबल नहीं होता है। इट इज गिवन द डोज, कितना डोज दिया जाता है, 0.25 mg पर kg IV बोलस में, फॉलोड बाई 0.125 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट IV इन्फ्यूजन से देते हैं, फॉर कितना, फॉर 12 आवर्स के लिए, 12 घंटे के लिए, तब ये एग्रीगेशन को रोकेगा। इंडिकेशन की बात करें, इंडिकेटेड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम किसी को हो, पेशेंट कोई भी एंजियोप्लास्टी किसी की हुई हो, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, या परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, मींस किसी तरह का ब्लड फ्लो में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे केस में एप्सिक्सिमैब जो है दवा देते हैं। इट इज अलोंग विद द, कई बार इसको हेपेरिन और एस्प्रिन के साथ,
नॉन एंटीजेनिक एजेंट की तरह भी दिया जाता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि दवा काफी महंगी पड़ती है, मींस इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन कह सकते हो। दूसरी इप्टीफिबेटाइड और टायरोफिबैन की बात करें, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी जैसी एप्सिक्सिमैब की थी, बट ड्यू टू क्विकर डिसोसिएशन रेट, लेकिन इनका क्या है, ये जुड़ तो जल्दी जाएंगे लेकिन डिसोशिएट जल्दी हो जाएंगे। जब डिसोशिएट हो जाएंगे तो ये एक्शन रिवर्सिबल, मींस फिर से प्लेटलेट एग्रीगेशन का हो सकता है, तो शॉर्टर टाइम होता है इनका 6 से 10 घंटे। इप्टीफिबेटाइड की बात करें 180 माइक्रोग्राम पर केजी आईवी बोलस, 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इन्फ्यूजन, ठीक, अप टू 74 आवर्स मैनेजमेंट। अगर किसी को अनस्टेबल अंजाइना है तो उस केस में देते हैं। टायरोफिबैन की बात करें, गिवन कितना 0.4 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, कितना 30 मिनट के लिए, ठीक है। 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट अप टू कितना 40 आवर्स के 40 आवर्स मैनेजमेंट के लिए। क्या मैनेजमेंट के लिए? कोरोनरी सिंड्रोम अगर किसी को हो गया है इसकी वजह से, तो इसके मैनेजमेंट के लिए टायरोफिबैन ड्रग दी जाती है। कॉमन इंडिकेशन की बात करें एंटीप्लेटलेट ड्रग क्या, तो इस्चीमिक हार्ट डिजीज किसी को हो, मीन्स इस्चीमिया किसी को हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आया हुआ हो, अंजाइना पेक्टोरिस हो, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हो, स्टेंट किसी की ब्लड वेसल में स्टेंट पड़ा हुआ हो, मीन्स छल्ला पड़ा हो जिसको बोलते हैं, रिंग पड़ी हो, प्रोस्थेटिक वॉल्व किसी को लगाई गई हो, तो ऐसे केस में ये दवाएं दी जाती हैं ताकि वहां पे कहीं भी प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन ना हो, क्योंकि एग्रीगेशन आएगा तो फिर जान जाने का खतरा है ना। अब कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कब नहीं दे सकते एंटीप्लेटलेट ड्रग, किसी को रिसेंटली पिछले 2 साल में अगर हार्ट अटैक आया है, रिसेंट स्ट्रोक आया है, तो उसको एंटीप्लेटलेट्स नहीं देते। रिसेंटली इंट्राक्रैनियल हिमोरेज हुआ है, किसी को हिमोरेज हुआ है तो भी नहीं दे सकते। सिग्निफिकेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसी को हो, थ्रोम्बस मींस प्लेटलेट्स क्या है, साइटोपिनिया हो गया हो, सिग्निफिकेंटली नंबर्स बढ़ गया हो, उसको भी एंटीप्लेटलेट्स एजेंट नहीं देते। मेजर सर्जरी, अगर 72 घंटे के अंदर किसी की मेजर सर्जरी हुई है तो क्या है, एंटीप्लेटलेट एक्शन क्या करेगा, उसके प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देगा, पपड़ी नहीं पड़ने पाएगी। और जिसकी सर्जरी हुई है वहां पे तो क्लॉट की जरूरत है ना भाई, फाड़ा गया है पेट, कहीं मेजर सर्जरी हुई है, कहीं कट किया गया, तो उसको जुड़ने की जरूरत है ना, तो वहां पे तो एक लेयर बनने की जरूरत है, उसको एंटीप्लेटलेट एजेंट नहीं देते। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी भी एंटीप्लेटलेट ड्रग से किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जिक रिएक्शन आते हैं, तो इस केस में भी नहीं देते। एक्यूट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लीड, किसी को ब्लीडिंग हो रही हो, तो वहां पे तो हम कैसा, हम ऐसी दवा देंगे जैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एगोनिस्ट, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ावा दे, और ये कैसी दवाएं हैं जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक दे, राइट। तो ऐसी दवाएं इन सब की कंडीशंस में नहीं देते। इसी के साथ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आपका खत्म होता है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके।